नमस्कार। अत्ति की पाठशाला पर मैं रिपुसूदन चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th के इस एकेडमिक क्लास में आज हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के चैप्टर्स पढ़ेंगे, यानी पॉलिटिकल साइंस में पहला जो लेसन है पावर शेयरिंग, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th 10th की सोशल स्टडी की क्लासेस चल रही हैं। प्रतिदिन आपको इसकी वीडियोस मिलेंगे। तो इसी क्रम में आप क्लास 10th की 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। जियोग्राफी का एक चैप्टर रिसोर्स और इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर डेवलपमेंट। इसकी वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आप जाकर वहां से वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर मतलब होती है शक्ति और शेयरिंग का मतलब हिस्सा होता है। जैसे आप जानते हैं कि हर जो अधिकारी रैंक होता है या हर जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है उसका एक पावर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके कुछ अथॉरिटीज और उसके कुछ पावर्स को डिस्क्राइब किया गया है कि और उसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। तो इस चैप्टर में हम पावर और लिमिटेशन, पावर शेयरिंग और उसकी लिमिटेशन के बारे में जानेंगे कि पावर क्या होती है और वह कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का लिमिटेशन क्या होता है और कितने लिमिट तक किस एरिया में या किसी भी इंस्टीट्यूशन को कितनी पावर दी जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इसे स्टोरीज से। स्टोरीज का मतलब है कि ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड इन लास्ट ईयर। कह रहा है कि हम यहाँ पर लास्ट ईयर में जो डेमोक्रेसी का टूर हमने स्टार्ट किया था, मतलब क्लास 9th की बात कर रहा है कि क्लास 9th में जो अपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा उस टूर को हम यहीं रिज्यूम करेंगे, यानी उसको हम यहीं स्टॉप करेंगे। एंड वी स्टार्ट we noted last year that democracy all power does not rest in one organ or of the government। डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा कि एक गवर्नमेंट के एक ऑर्गन के पास सारी शक्ति नहीं होती है। प्रजातंत्र में हर जो ऑर्गन होता है उसके पास अलग अलग शक्तियां होती हैं और उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। मतलब प्रजातंत्र में यानी डेमोक्रेसी में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। An intelligent sharing of power among the legislatures, executive and judiciary is very important to design the democracy। कह रहा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट शेयरिंग है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का, कि लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर शेयरिंग का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। वी कैरी दिस आइडियाज पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। हम इस पावर शेयरिंग के आइडियाज को आगे तक ले जाएंगे। वी स्टार्ट 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। हम इस चैप्टर का शुरुआत 2 कहानियों से बेल्जियम और श्रीलंका से स्टार्ट करेंगे। बोथ दीज स्टोरी आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसी हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग। द स्टोरी एल्स some general conclusion about the needs of power sharing in democracy. This allow us to discuss various form of power sharing that will be taken up to following two chapters। कह रहा है कि इन दोनों स्टोरीज में हम यह डेमोक्रेसी में देखेंगे कि किस तरह डेमोक्रेसी में पावर को हैंडल किया जाता है। इन दोनों स्टोरीज में हम एक सामान्य कंक्लूजन को निकालेंगे कि हमें पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, आवश्यकता क्यों है डेमोक्रेसी में, और यह अलग अलग पावर शेयरिंग के जो टॉपिक हैं उस पे भी हम आगे 2 चैप्टरों में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी से। बेल्जियम से शुरुआत करते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री। बेल्जियम एक छोटा सा देश है। इन यूरोप मीन्स एक कॉन्टिनेंट का नाम है, आप सभी लोग जानते हैं उसको। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में बेल्जियम एक छोटा सा देश है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा जो भारत का एक राज्य है उससे भी छोटा एरिया में है।
इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रेंच एंड नीदरलैंड। इसकी जो सीमाएं हैं फ्रांस और नीदरलैंड से मिलती हैं। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। कह रहा है इसकी जो जनसंख्या है वो बहुत कम, लगभग 1 करोड़ से अधिक है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की जनसंख्या से आधी। द एथेंटिक कंपोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्री इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स। कह रहा है यह छोटा सा जो देश है इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, मतलब इसकी जो संरचना है वो बहुत जटिल है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन टू स्पीक डच लैंग्वेज। कह रहा है इस देश की लगभग 59% जो जनसंख्या है वह उसके एक रीजन फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज बोलती है। अनदर 40% पीपल लिव इन द वालेनिया रीजन स्पीक इन फ्रेंच। और जो दूसरे 40% जनसंख्या है वह वालेनिया रीजन में रहती है और फ्रांस बोलती है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन, और बाकी 1% जर्मन स्पीकिंग है। इन कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच। उसकी कैपिटल सिटी ब्रुसेल में लगभग 80% लोग फ्रांसीसी लैंग्वेज बोलते हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, जबकि 20% डच बोलने वाले पाए जाते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी है यानी जो फ्रांसीसी लैंग्वेज बोलने वाली, कितने परसेंट है फ्रांसीसी लैंग्वेज बोलने वाली? 40%। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है फ्रांसीसी लैंग्वेज की वह बहुत ही शक्तिशाली है, उसके पास बहुत ही शक्ति है। वाज रिलेटिवली रिच, वह संपन्न भी है और शक्तिशाली भी है। दिस वाज रिचन्स बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोज बेनिफिटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। कह रहा है दिस वाज रेस्टेंस बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, यह इसका दुर्व्यवहार डच स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ था, मतलब यह डच स्पीकिंग कम्युनिटी को पिछड़ा रखना चाहती थी और उसे जो इकोनॉमिक बेनिफिट है और एजुकेशन है वो बहुत बाद में प्राप्त हुआ। दिस लीड टू बी टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग 1950 टू 1960, जिसके कारण डच स्पीकिंग और फ्रांसीसी स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच 1950 से 60 के बीच टेंशन उत्पन्न हो गया, यानी दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। It was acute to more Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constitute a majority in the country but minority in the capital. कह रहा ऐसा इसलिए हुआ कि जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल में डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग कम थे और फ्रांसीसी स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग अधिक थे। इस कारण उसकी कैपिटल में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, यानी डच वहां माइनॉरिटी थे और फ्रांसीसी मेजॉरिटी में थे। लेट अस कंपेयर टू दिस टू बी सिचुएशन इन अनदर कंट्री। कह रहा है अब इस सिचुएशन को दूसरे देश में रखकर कंपेयर करते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कुछ ही किलोमीटर जो तमिलनाडु का साउदर्न कोस्ट यानी सबसे दक्षिणी तट है उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन। यहाँ लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है। अबाउट द सेम एज हरियाणा, हरियाणा के समान। लाइक अनदर नेशन साउदर्न एशिया रीजन श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। दूसरे राष्ट्रों की तरह साउदर्न एशियन कंट्री की तरह श्रीलंका में भी अलग अलग जनसंख्या है। द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%। एमंग द तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। कह रहा है उसमें 2 प्रमुख ग्रुप हैं, जो सिन्हेला स्पीकिंग जो 74% है और वहाँ तमिल स्पीकिंग जो 18% है। तो तमिल स्पीकिंग भी 2 ग्रुप में यानी 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। दे आर कार द श्रीलंकन तमिल जो 13% है, उनमें एक श्रीलंकन तमिल है जो 13% है। द रेस्ट हु
forefather comes from the India. The plantation worker during the colonial period are called Indian Tamil. और वो तमिल जो उपनिवेशित समय में श्रीलंका में भारत से काम करने के लिए आए प्लांटेशन वर्कर के रूप में, या फिर प्लांटेशन वर्कर या उस कॉलोनियल पीरियड में वर्कर्स या प्लांटेशन वर्कर्स या फिर लेबरर्स के रूप में आए, वो वहां पर रहने लगे, तो उन्हें इंडियन तमिल के नाम से जाना जाने लगा, यानी भारतीय तमिल। एज यू आर कैन बी सी फ्रॉम द मैप, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं, श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीलंकन तमिल जो थे वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री यानी भारत श्रीलंका में उत्तर और पूर्व की तरफ बसे हुए थे। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। सिंहला बोलने वाले ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म वाले थे, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम, और जबकि दूसरे जो तमिल थे वो हिंदूज और मुस्लिम थे। देयर आर 7% ऑफ क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला। कह रहा है कि वहां पर 7% क्रिश्चियन भी थे जो या तो तमिल थे या तो फिर सिंहला थे। जस्ट इमेजिन what could be happen in situation like the Belgium, that Dutch community could be taken advantage of the numerous majority and forced will be to French and German speaking population। इमेजिन करके देखिए कि क्या सिचुएशन होगी बेल्जियम में जब डच कम्युनिटी जो है वह अपनी मेजोरिटी का एडवांटेज लेने लगे और फोर्स करे फ्रांसीसी और जर्मन स्पीकिंग कंपनी को, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को, यानी उस पर दबाव बनाए। दिस वुड बी पुश एंड कॉन्फ्लिक्ट एमंग द कम्युनिटीज फर्दर, जिसके कारण उन समुदायों में आगे चलकर मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। दिस कुड बी लीड अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, जिसके कारण देश को कई हिस्सों में बांटना पड़ेगा, कई छोटे छोटे हिस्सों में। बोथ द साइड वुड बी क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रस्टिल, दोनों साइड से वो ब्रस्टिल यानी बेल्जियम की कैपिटल पर अधिकार करने का प्रयास करेंगे। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoy the even bigger majority and could impose its will be entire country। उसी तरह सिंहला कम्युनिटी जो श्रीलंका में है वो मेजोरिटी का आनंद लेती है या मेजोरिटी का लाभ लेती है और जो चाहिए वह संपूर्ण देश में लागू करती है। नाउ लेट्स लुक एज व्हाट हैपेन इन बोथ दिस कंट्री। आइए देखें इन दोनों देशों में क्या हुआ था। तो मेजोरिटीरिज्म इन श्रीलंका, यानी मेजोरिटीरिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यकवाद इन श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद है उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे कि श्रीलंका इमेज एंड द इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है 1948 यानी भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ। तो इंडिपेंडेंट यानी श्रीलंका, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका व्हेन श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, तो 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ उसके बाद द लीडर्स ऑफ द सिंहला कम्युनिटी सॉस टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय रिचुअल्स ऑफ फॉर देयर मेजोरिटी। तो सिंहला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी मेजोरिटी के आधार पर श्रीलंका में गवर्नमेंट का डोमिनेशन किया, यानी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। एज रिजल्ट जिसका परिणाम हुआ कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई मेजोरिटीरिज्म के आधार पर, जिसे सिंहला कम्युनिटी ने बनाया था और जिसमें सिंहला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी यानी सर्वोच्चता थी। 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसे सिंहला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया और तमिल को डिसगार्डिंग किया गया, यानी उसे नजरअंदाज किया गया। द गवर्नमेंट फॉलो द preferential policies to favor of Sinhala applicant to various university positions and government job। सरकार ने भी सिंहला के प्रोफेशनल यानी सिंहला कम्युनिटीज के फेवर में पॉलिसीज को बनाना शुरू किया और यूनिवर्सिटी और अदर गवर्नमेंट पोजीशंस पर सिंहला को नियुक्त करना शुरू किया। A new constitution stated that state shall be protect foster of Buddhism। नए कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को बुद्धिज्म के रूप में अडॉप्ट किया गया, यानी श्रीलंका में बौद्ध धर्म को एक संवैधानिक धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया। All these government measures coming to after the other gradually increased the feeling of allegations among the Sri Lankan Tamil। They felt that none of the major political parties
lead to Buddhism Sinhala leaders who sensitive their language and culture। कह रहा है धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो तमिल थे उन्होंने यह महसूस किया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वह सिंहला बुद्धिज्म और उसके लीडर्स को, उसके लैंग्वेज को, उसके कल्चर्स को उनके ऊपर थोपना चाहती है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सरकार जो है, सरकार की नीतियां यह है कि उन्हें समान राजनीतिक अधिकार न दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम, उनके साथ भेदभाव किया जाए और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है, जो दूसरे इंटरेस्ट हैं उनके लिए उनसे उन्हें वंचित किया जाए या उनसे उन्हें इग्नोर किया जाए। रिजल्ट क्या हुआ? एज रिजल्ट परिणाम यह हुआ द रिलेशन बिटवीन सिंहला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रीम ओवर टाइम। समय के साथ जो संबंध था सिंहला और तमिल कम्युनिटी के बीच वह खराब होता चला गया या वह बिगड़ता चला गया या उसमें दरार आती चली गई या वह धीरे धीरे खराब होता चला गया या नष्ट होता चला गया। The Sri Lankan Tamil Launch Party struggle from the recognition of Tamil official language for the regional autonomy and equality for the opportunity and securing education and jobs। श्रीलंकन तमिल ने अपने जॉब्स, अपने पहचान के लिए पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करके स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इस ऑटोनॉमी या निरंकुशवाद की तरफ, समानता के अधिकार की तरफ, एजुकेशन की सुरक्षा की तरफ और जॉब की तरफ, जॉब को सुरक्षित करने के लिए वो उन्होंने स्ट्रगल प्रारंभ किया गया। उनकी डिमांड थी कि ऑटोनॉमी प्रोविंस जो पॉपुलेशन है तमिल, वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ के लिए डिनाइड किया गया उसे स्टार्ट किया जाए। 1980 में कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए और एक इंडिपेंडेंट तमिल एल्म्स यानी स्टेट की डिमांड की गई जिसमें नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका का मांगा गया। The distrust between two communities turned into the wider spread conflict। दोनों समुदायों के बीच जो यह अविश्वास था या बहुत बड़े संघर्ष या बहुत बड़े मतभेद को जन्म दे दिया। As soon turned into the civil war, और जल्दी है एक नागरिक युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। As a result, जिसका परिणाम हुआ कि thousands of people both the communities had been killed। लगभग दोनों समुदाय के हजारों लोग इसमें मारे गए। Many families were forced to leave the countries। कई जो परिवार थे उन्हें बाध्य होकर देश छोड़ना पड़ा। As the refugees of many more lost their livelihood। उन्हें शरणार्थी का जीवन बिताना पड़ा और कई ने अपनी जीविका छोड़ दिया। You have read chapter first economic textbook in class 10th about the Sri Lankan excellent record in economic development। आप क्लास 10th के, मैंने इसके बारे में बताया है कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। तो श्रीलंका में सिविल वॉर के बाद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन, हेल्थ में, उसके इकोनॉमिक सिचुएशन में वो बहुत तेज़ी से हुआ। बट सिविल वॉर हैज़ क्रैश ट्राइबल सेटबैक ऑफ सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन यह जो नागरिक युद्ध था या जो सिविल वॉर था या जो इंटरनल वॉर था, इसने श्रीलंका को बहुत ही पीछे धकेल दिया। उसके सामाजिक, साम्प्रदायिक और इकोनॉमिक जीवन बहुत पिछड़ गया। बाद में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस पर बहुत ज़्यादा केयर किया और श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि पावर शेयरिंग का इम्पोर्टेंस क्या होना चाहिए, कि समाज में, भारतवर्ष में भी ये सारी सिचुएशन बनी हुई हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इफ़ गवर्नमेंट कैन नॉट बी इंश्योर द इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द other community, between the diverse population, it will be turned into the civil war. Slowly it will be turned into civil war. So next topic we are discussing in the next video, accommodations of in Belgium। बेल्जियम की हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम एक एक करके पावर शेयरिंग के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हों तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा लाइक और डिसलाइक अपने करें। वीडियो में अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करें। अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तब तक आपका दिन शुभ हो।